हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि यहाँ पता होगा कि यहाँ पर सेट चल रहा है, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग अपना सेट बना रहे होंगे और ये वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। और अपने तैयारी को कंटिन्यू वे में ऐसा ही जारी रखिए कि अपना सिलेक्शन आसानी से मिल पाए। देखिए, तैयारी करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद आपको जितना समय लगेगा, 2 साल 3 साल, जितना समय में आप नौकरी हो जाता है तो नौकरी ज़िंदगी के लिए एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो आइए चलते हैं अगला सेट पर। अगला सेट का क्वेश्चन दिया गया है और इसी तरह अपना तैयारी जारी रखिए कि अपना सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले पाए। एक बार आप नौकरी ले पाए उसके बाद आपका ज़िंदगी हमेशा के लिए सेट है, इसलिए कोशिश करिए कि नौकरी अपना ले पाए। आइए, क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 घंटे और 10 साढ़े 10 घंटे में पूरा कर सकता है, भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितना घंटा में भरेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन बनाना जितना लेंदी क्वेश्चन है, लंबा है, उतना ही बनाना इजी होता है। आपको बताए थे, कभी भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए, अपने आप उसका आसानी से आंसर निकल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना ही शॉर्ट आंसर में आता है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी और सी जो है 3 गो टूटी लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, ठीक है। ए जो है 7 घंटा, बी जो है 10.5 घंटा, बी जो है और सी जो है 10.5 घंटा। ध्यान दीजिए कि ये भर सकता है, ये भी भर रहा है, लेकिन बी जो क्या है, टंकी को 5.25 में खाली कर रहा है, इतना घंटा में खाली कर रहा है। पहले तो ये है कि आप इसको बटा में निकाल लीजिए। इसको पहले अगर ये दशमलव हटाएंगे तो 2 को 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटेगा तो 1 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। 5 से काटेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, 5 से काटेंगे तो 21/2 हो जाएगा, तो 21/2 लिखते हैं, 2 घंटा। यहाँ पर 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 50, 25 से कम 21, और 25 में 50, 25 चौका 100, 25 में 50, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा। और इसका कितना था, 10.5 बटा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0, 5 से कटेंगे 21, 5 दोनों सही है। आपको पता होगा आपको कि ये भर रहा है टंकी, तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पर, आसानी से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, एक ही बार में कंप्लीट आपका हो जाएगा। जब भी एलसीएम निकाला जाता है तो एलसीएम किसका निकाला जाता है, ऊपर वाला भाग का हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, हमारा 21 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। यह 7 की 21, 21 से कम 21, 4 से 4, और 21 से कम 21 2। ये प्लस वाला, ये प्लस वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि ये टंकी जो है खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ माइनस से इंडिकेट कर दिए। समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप क्यों ऐसा किए, आप समझ रहिएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 1 यूनिट का काम निकाला जाता है, 1 दिन का काम, या इसमें घंटा है तो 1 घंटे का काम निकाला जाता है, तो 21 से तो 21 बार कटा, अर्थात जो नीचे वाला जो होता है इससे गुना होता है, क्योंकि ये 1 बार कटता है। क्योंकि आप देख पाइए होगा 21 और बटा इससे भाग करेंगे तो 21 और बटा 4, ये 4 चल जाता है ऊपर। समझ पा रहे होंगे। आइए, क्वेश्चन अब ये आपका इस तरह सेट हो गया। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन दिया है, यदि टंकी खाली होने पर टंकी की क्षमता कितने है, 21 लीटर की क्षमता होगा। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर तीनों पाइप के एक साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ए प्लस यहाँ माइनस होगा बी, क्यों, क्योंकि तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो 21 घंटा में भर दे रहा है, अर्थात 3 और 2 5 और -1 करेंगे तो 1 घंटा में यह चल पा रहा होगा, ठीक है। टोटल भरना कितना है, 21 लीटर की क्षमता टंकी है,
तो 21/1 अर्थात 21 घंटा में यह भर सकता है। लेकिन क्वेश्चन और क्या है, यहाँ तक आपका 21 घंटा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन ये क्या है, तो टंकी का 2/3 भाग कितना घंटा में भरेगा। तो टंकी है कितना लीटर का, 21 लीटर का टंकी क्षमता है, 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 14 घंटा का समय लगेगा। टंकी का 2/3 भाग जो है हिस्सा 14 घंटा में टंकी भर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए ये आपको समझाने के लिए बताया तो इतना समय लगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का एज इट इज आप ट्रिक के साथ बना रहे हैं बहुत आसानी तरह से, तो आपको ये 5 सेकंड के लिए बहुत आपको ज़्यादा है, 5 सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को इसी तरह से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 36 मिनट में अपनी मंजिल पहुंचने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, समझें और बनाने का प्रयास करें। आइए देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है अर्थमेटिक का क्वेश्चन, तो बार बार हर वीडियो में बताते हैं हम कि अर्थमेटिक जो होता है लैंग्वेज का खेल होता है। आप इसको किस तरह से आप समझ पाए कि हम इसको आसानी से डील करें। आइए सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है तो देखिए कैसे यह बन रहा है और समझने का प्रयास किया जाए कि इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो हम इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाए। इसी लेवल का आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सब आपका एग्जाम का क्वेश्चन ही पूछा गया है प्रीवियस ईयर। हो सके तो आपका एज इट इज क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाए, कॉपी पेस्ट होता है। क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं एग्जामिनर के उतना समय नहीं रहता है कि कितना पेपर बना बना कर तैयार करे। कॉपी पेस्ट होता है, केवल डिजिट चेंज करे कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आप जानते होइएगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। आप समझ पा रहे होंगे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो यहाँ पर 45 मिनट दिया हुआ, वहाँ पर 65। डिस्टेंस अगर निकालते हैं इस क्वेश्चन को तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। स्पीड गुना टाइम, टाइम कितना है 45, 45 को डिवाइड करेंगे कितना से 60 से, तो 1 घंटा में बदल गया। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में। कितना आसान है, काटेंगे यह 3/15। इससे आसान क्या है, 15×3 15×4। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, 18×1 19/4। ठीक है, कितना आसान है ठीक है, इतना बटा इतना। इसमें और एक और गुना करा लेते हैं, इसमें और आसानी हो जाएगा हमको बनाने में। इतना रहने देते हैं 45/60। ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि और इसमें लाना है, हो सके तो आसानी से वो कट जाए, इसलिए इतना छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 मिनट में वो अपनी मंजिल पहुंचने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए, इतना पे छोड़ दिए। अब बोल रहा है 36 मिनट में वो मंजिल। अच्छा ये बताइए कि 36 मिनट में जो वो मंजिल पार कर रहा था, इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा, हाँ या ना। तो घंटा में बदलने के लिए इसको भी 60 से भाग करना पड़ेगा। अरे बोल दो। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तय करने में इतना समय लग रहा होगा, तो इतना मिनट में वो तय करेगा, अर्थात ये जाएगा गुना इधर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखते हैं 65 गुना 45/60 गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पलटेगा क्योंकि मिनट जाएगा तो इधर पलटता है ना, पता है ना आपको, ये जाएगा तो इधर पलटेगा, अर्थात 60/36।
इसलिए यहाँ पर गुना नहीं किए, कटाया नहीं, क्योंकि यहाँ से आसानी से हमें कट जाएगा। ये 60 से 60 कट जाएगा, 3/15 और 3/12। देखिए आसानी से कट गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो हो सके तो आप इसका यूनिट डिजिट बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमको यहाँ ऑप्शन नहीं रहने के कारण हम इसको सॉल्व करते हैं। 15×5 = 75, 15×6 = 90, 97/12। इसी को सॉल्व करेंगे, आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। 12×12 = 8, 1, 5, 1, 3, 0, 12×3 = 24। इतना ही आपका क्या हो जाएगा, घंटा पहुँचने में गति, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि मिनट में पूछ रहा था। इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप समझ पाए कि नहीं बात, क्योंकि डिस्टेंस हमको निकालना था, ये डिस्टेंस आ गया। अब टाइम निकालना है, तो टाइम दिया हुआ था, फिर स्पीड निकालना था। स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है ना डिस्टेंस बटा टाइम। इसीलिए यहाँ पर हम चेंज किए इसको, पलट के। समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है, आप जरूर बनाइएगा अपने से। आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया, बहुत आसान दिया हुआ है, शानदार है। 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद मुरली की आयु उनके बेटे की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। आइए, ये हो गया मान लीजिए मुरली, और ये हो गया उसकी डाउटर मतलब बेटी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह आपको दिया गया है। मान लीजिए ये प्रेजेंट में होगा, और 10 साल पहले ये होगा। समझ पा रहे होंगे। 10 साल पहले मुरली की आयु बेटी की आयु के 3 गुनी, मतलब ये 3 होगा तो यह 1 होगा। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है 10 साल बाद मुरली की आयु उनके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात 10 साल बाद। यहाँ पर प्रेजेंट क्यों लिखे, क्योंकि यह अगर प्रेजेंट होगा अभी वर्तमान में, तो 10 साल पहले यह होगा, तो इसकी का 10 साल बाद यहाँ पर होगा। समझ पा रहे होंगे क्या होगा, 2:1। बहुत आसान है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज का खेल, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बनाते जाइए, अपने आप आ जाएगा। उसको जिस तरह क्वेश्चन की भाषा का उसी तरह सॉल्व करें, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 10 साल पहले के बाद चल रहा है या 10 साल बाद के बाद चल रहा है। जो वर्तमान हमको आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब भी आपका रेशियो में दिया जाए क्वेश्चन, तो बताएं सबसे आसान तरीका होता है इस दोनों का डिफरेंस में इससे गुना, और ये दोनों का डिफरेंस है इससे गुना। ये दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, तो 1 से गुना कराएंगे तो वही संख्या। ये दोनों का डिफरेंस 2, तो 2 से गुना कराएंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4:2। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो बराबर आ जाएगा। इसका 3 और 4 का डिफरेंस 1, और 1 और 2 का डिफरेंस 1, अर्थात 1 आया तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा ध्यान लगाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 10 साल बाद के बाद चल रहा है, और ये 10 साल पहले का, अर्थात टोटल मिलाकर 20 साल के बाद चल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 20। जब 1 यूनिट बराबर 20, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 60, और 1 यूनिट बराबर 20, सॉरी। समझ पा रहे होंगे। ये कब का निकला, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये कब का निकला, 10 साल पहले। अभी जो वर्तमान में है इससे 10 साल पहले निकाले तो ये 60 आया और ये 20 आया। समझ पा रहे होंगे। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान जब पूछ रहा है तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। या अगर 1 भी यूनिट बराबर इससे अगर 20 लिख रहे हैं, यहाँ पर 20 लिख गुना करा रहे हैं, तो 10 साल पहले कर देंगे वर्तमान की आयु, एकदम आ जाएगा। इससे 10 साल बाद करेंगे 70, यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट का बात चल रहा है वर्तमान में,
तो इससे 10 साल बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा 70। ये मुरली का आयु हो जाएगा। और यहाँ पर उसके डॉक्टर की आयु कितना हो जाएगा, इससे 20 साल 10 साल बाद चलेंगे तो 30, अर्थात कट जाएगा ये 3:7:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वर्तमान की है। ठीक है, इतना प्यारा सा कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि x³ - 4x² + ax + b। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, x³ - ax² + bx + 8 का सार्वगुणनखंड x - 2। सार्वगुणनखंड की आपको क्वेश्चन उलझाने के लिए दिया गया है सार्वगुणनखंड। गुणनखंड केवल दिया हो या सार्वगुणनखंड दिया हुआ है x - 2, अर्थात x - 2 = 0, तो x के मान 2। यही इक्वेशन में आपका मान रखा है 1 और 2 में। तो पहला 1 में अगर x के मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पर 16, 2 का स्क्वायर 4 - 16, 2a + b = 0। गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या, इसी का कोई गुणनखंड फैक्टर होगा ये, इसीलिए यहाँ मान रखें। यहाँ पर निकाले 2a + b और ये -8 होगा, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +8। एक इक्वेशन हमारा निकल जाएगा। दूसरा इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 मान रखेंगे, x स्क्वायर का क्या रखेंगे 4 + 2b + 8, सॉरी यहाँ छूट गया कितना 8 माइनस, ठीक है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4a बीच लिखते हैं। यहाँ पर 8 माइनस 4a + 2b + 8 = 0। यहाँ से -4a + 2b = -16, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो माइनस भेज देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में आप देखिए a और b का मान निकालना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इस इक्वेशन में हम 2 से गुना करते हैं तो 4a यहाँ हो जाएगा और 4a यहाँ, तो 4a कट जाएगा। 4a + 2b = 16 और यहाँ से रखते हैं 4a माइनस में + 2b = -16। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4b = 0, अर्थात b का मान कितना आ जाएगा 0। जब b का मान 0 कोई इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा a का मान 4। समझ पा रहे होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। a और b का राइट आंसर मेरा यही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल, उस त्रिभुज से तिहाई, ध्यान दीजिए से तिहाई मतलब बटा 3 क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा। यहाँ पर आधार का 9वां हिस्सा, आधार बेस गुना 9। ठीक है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कर ले। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 b गुना h, मान लेंगे h1। क्यों, क्योंकि h हाइट का अनुपात निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्थात b गुना h, h2 मान लेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 1/2 यहाँ त्रिभुज का कह रहा है कि त्रिभुज से 1/3, अर्थात त्रिभुज का 1/3 कितना होता है, त्रिभुज का 1/3 यही तो होता है, अर्थात b/3 गुना h1। कोई समस्या नहीं। यहाँ b देखिए, यहाँ पर समझना एक बात है क्या कि करा समांतर चतुर्भुज जो है उसका जो आधार है ना, आधार का 9वां हिस्सा, अर्थात आधार का मतलब गुना, मतलब बेस का 9वां हिस्सा गुना h2। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहेंगे b से b कटेगा। अगर ये गुना हम करते हैं तो क्या होगा हमारा 6 9 54, h1 = 54, h2
H1/H2 इक्वल टू 54/1। यही इसका अनुपात पूछता अर्थात 54/1 इसका क्या होगा राइट आंसर। यही एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। आइए अगला क्वेश्चन की ओर दिया गया है 16/2 गुना 25 - 50 भागा 5/3। आइए पहले ये भागा तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, ये तो तय है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो यह 10 होगा। 25 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा 15। 15 में 3 से भाग देंगे 5, अर्थात ये तो 40 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आइए उस क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 48 है, यहाँ पर भागा 4 अर्थात इसमें भाग देंगे तो 12 गुना, यहाँ पर भाग देते हैं अगर 25 में 5 से तो 5, 20 में से 5 गया 15, 15 भागा 3 अर्थात 5, 12 गुना 5 अर्थात 60। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपका देखना है एग्जाम में तो एक लाइन में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो थोड़ा दिमाग भटका कि दुर्घटना घटा। क्योंकि थोड़ा भी हल्का भी माइंड इसमें डाइवर्ट हुआ तो प्लस माइनस को लेकर नहीं समझ में आ पाएगा, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत की ओर जा सकता है। उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छा से। आइए अगला क्वेश्चन आपका इस पर दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 16.5 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 18.5 है। तो तीनों संख्या ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन में दिया गया है तीनों संख्या ज्ञात कर लें, मतलब पहला दूसरा जो संख्या होगा 3 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है 16.5, तो वो 3 संख्या कौन कौन है वही निकालना है। आइए थोड़ा देखते हैं ध्यान से इसको। 3 संख्याओं का औसत तो बताए हैं 3 संख्याओं का औसत 3 गुना 16.5। जैसा क्वेश्चन है उसी तरह बनाइए आप, एग्जैक्ट आपका सही आंसर आ जाएगा। गुना करेंगे 15 का 5 होते हैं 48 से 49 डायरेक्ट लिख देंगे। 3 संख्याओं का औसत क्या आया आपका, इतना आया, ये बात ध्यान में रहिए। अगला देखते हैं पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5। अगर 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15.5 अर्थात वो संख्या क्या होगा 31। 15 दूना 30, 0.5 31 होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो एक संख्या तो आसानी से वहाँ निकल जाएंगे 31, और घटाते हैं इसमें तो 5, 8, 1, एक संख्या तो हमारा निकल गया। अब कौन सी संख्या ये है डिसाइड बाद में होगा, इसके बाद डिसाइड होगा। अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत 18.5। अगर अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो दिया गया 18.5 तो एक 37 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर 3 संख्याओं का जो औसत जो दिया गया ये, और पहली 2 संख्याओं का 31, तो ये घटा दिए तो पहली संख्या का औसत ये क्लियर हो गया कि हो गया। अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो है 37 अगर दिया है तो 3 संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है, अर्थात 49.5 में से अगर 37 घटाते हैं हम और 0 यहाँ पर लिखते हैं तो 5, 2, 1, ये आपका क्या आया अंतिम 2 संख्याओं का औसत और पहली 2 संख्या, अर्थात ये मिडिल वाला आपका निकल गया। अरे बोल दो हाँ या ना, ये पहला निकल गया, ये आपका मिडिल निकल गया। तो एक संख्या आपका बचा होगा कौन, जब पहली 2 ये लास्ट वाला निकल गया, ये मिडिल वाला निकल गया, लेकिन अंतिम बीच वाला तो बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि पहली 2 संख्याओं का औसत 31 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 37, अर्थात संख्या हो गया 2, 2, 4, लेकिन पूछ क्या रहा है 3 अंक संख्या है, अर्थात ये जो आपका अंक गया फालतू गया, क्योंकि ये अंक से ये अंक निकाले इतना आया, तो ये अंक आपका क्या है फालतू, इसमें एक फालतू है, अर्थात 49.5 में से 31 घटाएंगे हमारा 0 यहाँ पर लिखते हैं
तो 5, 8 और ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी संख्या एक आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अर्थात आपका तीनों संख्या, एक तो संख्या, दो संख्या 18.5 होगा और एक संख्या 12.5 होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार दिया गया है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल जाता है। दूसरा कोई व्यक्ति होगा जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटा समय लेते हैं, तो उसने कितना घंटा साइकिल चलाई। ये साइकिल चलाई कितना घंटा, तो साइकिल जब कितना घंटा चला रहा है, अर्थात मान लेंगे साइकिल की चाल जो होता है, साइकिल का मान लेंगे x घंटे में साइकिल चलाया होगा। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से साइकिल x घंटा साइकिल चलाया, तो x घंटा प्लस, ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो पैदल जाता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पैदल चल रहा है। ठीक है, तो इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, 15 घंटा। अर्थात अगर एक 15 घंटा टोटल समय लग रहा है, ऐसा समझिए आप लोग, आसान विधि है। अगर कोई दो व्यक्ति जो है 15 घंटा में टोटल दूरी तय कर रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति साइकिल से 1 घंटा में तय कर रहा है, अर्थात दूसरा व्यक्ति कितना घंटा में तय करेगा, 15 माइनस x घंटा। अरे बोल दो सही है या गलत। अगर 15 घंटा पूरा समय ले रहा है, 2 या 3 व्यक्ति हो, अगर 2 व्यक्ति, इसमें बात हो रहा है कि टोटल समय 15 घंटा ले रहा है समय, अगर इसमें से एक व्यक्ति x घंटा समय लेता है, तो दूसरा व्यक्ति कितना समय लेगा, 15 माइनस x घंटा, क्योंकि समय टोटल कितना है, 15 ही घंटा में लेना है। अरे हाँ या ना। अब यहाँ है, अगर दूसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से साइकिल चला रहा है, तो दूसरा कितना घंटा ले रहा है, 15 माइनस x घंटा ले रहा है। अब यहाँ समझिए, स्पीड गुना टाइम डिस्टेंस, स्पीड गुना टाइम डिस्टेंस, अर्थात पूरा टोटल क्या है, डिस्टेंस, और टोटल क्या हमारा दिया गया 124 किलोमीटर, तो ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करेंगे आएगा मेरा x का मान क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 124, ये कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 124 माइनस 75, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 4, कितना हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 घंटा, वो टाइम लिए थे तो 7 घंटा हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि उस व्यक्ति ने, पहला व्यक्ति ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 7 घंटा तक क्या हुआ, साइकिल चलाई। बाकी जो है 15 में 7 घटाएंगे तो 8 घंटा क्या होगा, उसने पैदल चला होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, 8291 का जो है वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिए, आपका प्रत्येक सेट में एक आपका क्वेश्चन निकालने का है। एक है तो एक है, इसके मतलब क्या है, या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। अंतिम में बताए थे इसके पहले वाला में, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है, इसलिए ये मामला खत्म। यहाँ 2 का पेयर आता है, 2 का पेयर खत्म, बचा क्या, 82। 82 को 2 भाग में ऐसा देखते हैं कि क्या ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखेंगे तो क्या, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 का स्क्वायर के आसपास में, इसलिए 10 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, ये दोनों के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर तो 9 होगा, या कितना होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 9 के 81। ठीक है,
अब ये संख्या देखेंगे इसमें कि ये संख्या इससे बड़ा है या कि छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह संख्या छोटा होगा, इसलिए ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 91, छोटा वाला आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है cot ए अल्फा इक्वल टू √3 + 2। तो tan अल्फा का मान क्या होगा? इसका मान केवल यही होगा √3 और माइनस केवल लग जाएगा 2, रूट में है। ठीक है, ये कैसा होता है आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। इसका क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, एक बार आप समझ लीजिए। x का मान अगर √3 + 2 आ रहा है तो 1/x का लिखेंगे मान, तो 1 क्या हो जाएगा √3 + 2। रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। a + b a - b a² b² 1 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट मान लिख दिए कॉट का। अब ऐसा देखिए क्या चेंज होता है। ये अगर आपको ये मान दिया जाए, यहाँ पर अगर मान देता है x का मान √5 और माइनस √4, अर्थात समझाने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब ये भी है कि अगर ये दोनों का डिफरेंस 1 आता है, एक बार फिर से अगर ये √5 है √4 है, अगर ये दोनों का मान 1 आता है, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आया तो इसका इन्वर्स जो होता है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव देगा, प्लस वाला ही मान हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ पाइएगा। यहाँ पर कुछ सारे स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे कि √4 का मान 2 होता है, एकदम 2, यहाँ पे 2 लिखिए और यहाँ पे लिखिए आप 2 ही आएगा। ठीक है, बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर x का मान ये दोनों का डिफरेंस 1 आता है, या आप दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके चेक करें और दोनों का डिफरेंस अगर 1 हमेशा आए, तो इसका इन्वर्स अर्थात 1/x का मान केवल साइन चेंज कीजिए, उतना ही का मान रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा फॉर्म होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को लिख के जरूर लिखिए, लेकिन वही क्वेश्चन लिखना है, वही लिखना है संख्या जो दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 आता है। इसीलिए कुछ सारे टीचर जो है पढ़ाते हैं डायरेक्ट x का मान इतना है तो 1/x का मान डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि वो समझ पाते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस 1। अगर आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों का डिफरेंस 1 हो, तो आप भी साफ बेहिचक आँख मूंद के इसका लिख लीजिए, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब कॉट अल्फा समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर निकालना है। tan अल्फा का मान क्या है? √3 माइनस √2 और माइनस माइनस हो जाएगा, तो √3 और माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों किया? क्योंकि माइनस से गुना होगा, दोनों माइनस करेगा, ये √3 से √3 कटेगा, दोनों जुड़ेगा, क्या हो जाएगा -2√2। इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बा, समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है। परेश ने एक बैंक में 675 रुपया जमा कराता है, जिसने उसे 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वादा किया। बैंक वालों ने वादा किया कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से उसे पैसा मिलेंगे। ठीक है, यदि परेश ने बैंक में 7 साल तक धन को जो है 7 साल तक रखा, तो ब्याज प्राप्त करे कि कितना उसको ब्याज मिलेगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो बैंक जो होता है हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता है। बैंक लोन दे या कोई व्यक्ति अगर पैसा जमा कराता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा मिलता है बैंक द्वारा, जबकि इसमें क्वेश्चन साफ क्लियर कर दिया है कि साधारण ब्याज पर, इसलिए आप साधारण ब्याज से ही निकालिए। आइए देखते हैं क्या दिया है। SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। कितना दिया है? 675 रुपये जमा कराया है 9% की दर से, 7 साल का 100। 25 से कटेंगे, 25 चौका 25 से कटेगा, 25 दूना 50,
17 5 25 25 छठे 25 सत्ते, ठीक है। 27 गुना 63/4। 27 में जब 63 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 6 42 48 2 50 5 12 5 17, क्या हो जाएगा? 1701/4। इतना रुपया उसको क्या मिल जाएगा? ब्याज। आप काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 4 चौका 16 है ना, होगा 1 4 दूना 8 2 4 पच्चे 20 4 दूना 8 4 पच्चे 20, यही होगा। उम्मीद है कि आपका आंसर इतना ही आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक खिलौने 1225 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। परसेंट दिया है 20%, फ्रैक्शन होता है क्या? 1/5। अरे बोलो, 1/5 हुआ। अगर सीपी हम लेते हैं 5 तो 1 का लाभ अर्थात एसपी कितना हो जाएगा? 6 होना चाहिए। अरे ठीक है, बोल दो। ठीक है, तो 5 यूनिट खरीद रहा है, कितना? 1225। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 5 दूना 10 5 चौका 20 5 25। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 245 से गुना हो जाएगा। 0 7 14, इतना रुपया क्या हो जाएगा? इतना रुपया में बेचेगा, अर्थात उसका विक्रय मूल्य इतना ही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार दिया गया है 75√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो भवन टावर से कितनी दूर है? मान लीजिए एक टावर हो गया, एक 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज, आपको पता होगा। ये कितना डिग्री को बना रहा है? 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन दिया गया अवनमन कोण, इंग्लिश में बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अर्थात ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बोला जाता है कि ये एंगल दिया है 60। आपको पता होगा जब ये एंगल 60 होता है तो ये भी एंगल 60 होता है। तो आप बोलिएगा कैसे? आइए थोड़ा यहाँ समझते हैं ये होता क्या है, इसका फंडा क्या है, नियम। आप ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा कि दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आप पढ़े होइएगा, यहाँ तक कोई शक नहीं। एक बार फिर से, अगर दो सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है या एक स्लेंट लाइन काटती है तो इसका एकांतर कोण अर्थात अल्टरनेटिव एंगल्स आपस में क्या होता है? बराबर। नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इस तरह समझिए कि अगर कोई रेखा से काटा हुआ जेड आकृति का जेड पर जेड आकृति बनता हो, जेड आकृति, यही कहा था अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण। ये थीटा के बराबर होगा, तो ये भी थीटा, तो ये जेड का बराबर, ये भी थीटा और 2 है तो ये भी थीटा 2 के बराबर होगा। एग्जैक्टली सही है, वही फंडा है। अवनमन कोण इस कोण का बराबर होता है। टावर की ऊंचाई दिया है 75√3, तो पूछ रहा है ये दूरी ज्ञात करें। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? तो आपको पता होगा कि 60 डिग्री के सामने अगर ये √3 होता है तो ये क्या होता है? 1 होता है और ये 2 होता है। तो √3 यूनिट इक्वल टू 75√3, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 75, अर्थात 75। और इसका पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 150। यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये पूछा आपका क्वेश्चन तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर बताएं कीजिए क्या इसमें समझ में आया, कितना हद तक आप समझ पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि नौकरी आपको लेना है तो पढ़ना आपको है। हम तो एक गाइड करने वाले हो गए
कि हम गाइड कर रहे हैं कि इस तरह आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लोग, कोई भी लड़का अगर मेहनत करता है, अगर सफल होता है, कोई भी व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके पीछे उसका खुद मेहनत होता है। उसके पीछे ये नहीं कि आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराइए कि वो गलती किया, ये गलती नहीं। अगर हम सफल हुए हैं तो मेरा पीछे मेरा ही मकसद है, हम भी मेहनत किए तो सफल हुए।